जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस के आधार पर हम लोगों ने दो तरह के सॉलिड को पढ़ा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग थर्ड सॉलिड जो है, दो सॉलिड कौन कौन पढ़ा था पहले ये भी जान लीजिए। हम लोगों ने कल मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ा था और आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा था। अब आज नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है मेटल्स, मेटल का मतलब पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर को जो होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो मेटल्स हो गए। तो सीधे सीधे इसमें हम लोग कह सकते हैं कि मेटल्स जो मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयंस, पॉजिटिव मेटल आयंस होंगे जिसे आप कर्नेल्स कहते हैं, जिसे आप कर्नेल्स कहते हैं। एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव मेटल आयंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, क्योंकि दो चार्ज हैं, चार्ज आयन है। तो अगर हम इसी को दिखाएं डायग्राम के थ्रू, तो जैसे आप इमेजिन करिए ये आपका जो है किसी मेटल की लैटिस है, दिखा रहे, इसमें हमने दिखाया आपको ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। और इस इलेक्ट्रॉनों को के समुद्र को बनाया किसने है? मेटल आयन ने। क्यों? क्योंकि वो मेटल आयन अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाकर के इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो इमर्स कर जाएंगे। यानी ये क्या है आपका सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है। और इसी में पॉजिटिव मेटल आयन बीच बीच में होंगे, बीच बीच में यहां पॉजिटिव मेटल आयन होंगे जिनकी पोजीशन क्या होगी? फिक्स होगी, मतलब वो डेफिनेट पोजीशन पे जो है प्रेजेंट होंगे। अब इस पे हमने प्लस चार्ज लगा दिया, ये होगी, यानी सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव मेटल आयन है, पॉजिटिव मेटल आयन है। और इसी को आपने कहा कर्नेल। मेटेलिक बॉन्ड आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा इसके बारे में। ये कर्नेल हो गया। अगर इसी को हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव मेटल आयन यानी ये आपका, और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, दो चार्ज दिखाई दे रहे हैं आपको, चार्ज पार्टिकल हो गए। और चार्ज पार्टिकल के बीच में हमेशा आप जानते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मोबाइल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नल से एक दूसरे से बाइंड रहेंगे। तो देखिए इनके और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? binds the constituent particle, जो constituent particles हैं उनको बाइंड करेगा, और इसी को आप नाम देते हैं मेटालिक फोर्स या मेटालिक का। और नाम से ही पता चल रहा है कि मेटालिक फोर्स या मेटालिक बॉन्ड कहां होगा? मेटल के अंदर होगा।
मेटल में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्रिएट होगा बाय द मेटल आयंस के द्वारा या मेटल के द्वारा। क्यों? मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो अब यहाँ पे लूज करेगा तो वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाकर के मिक्स हो जाएगा। सीधे सीधे आप कहिए कि जो पॉजिटिव मेटल आयंस हैं ये इमर्ज है, डूबे हुए किसमें? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां फ्लो कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो कर रहा है तो ये आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां से फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मोशन शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन शो कर रहा है, जब इनके और इनके बीच का बॉन्ड जो है, इनके बीच का बॉन्ड जो है, कहने का मतलब इनकी रेंज में आएंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और उसे आप मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये नॉर्मली जो है मेटेलिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। सोर्स metallic as well as electrical conductivity due to presence of free electron, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, इस वजह से ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है इसमें एक कॉन्सेप्ट भी कहा गया है, कोई भी मेटल नॉर्मली आप जानते हैं हार्ड है, तो जो मेटल का हार्डनेस या मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वो सब इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पॉजिटिव मेटल आयन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं या इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी सहायता से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हम लोग सीधे सीधे देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये सोडियम का एग्जाम्पल है, सोडियम है, सोडियम के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये तो अब ये आपका हो गया पॉजिटिव मेटल आयन यानी कर्नल हो गया और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को सराउंड किया है कौन? पॉजिटिव मेटल आयन, लैटिस इस तरह से बनेगा है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा। ये ऐसे ही अगर आप मैग्नीशियम का ले लीजिए, Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आप ऐसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन तो यहां मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+, इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, मतलब ये सराउंडिंग में इस तरह से रहेंगे। इलेक्ट्रॉनों का सी है और इलेक्ट्रॉनों के सी के साथ कौन कौन आ जाएगा? ये आपका इस तरह से क्या बनाएंगे? मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मेटल आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट कर रहा है। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी मेटल के पास जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वह मेटल उतना ही ज्यादा हार्ड होगा क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड उतनी स्ट्रांग होगी। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं इसको नहीं लिखा था शायद हमने, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। और ये भी बता दिया कि कंडक्टिविटी शो करता है। दूसरा हमने कहा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन greater is the hardness
कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक सॉलिड। और अगर आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाई है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसकी क्या होगी, हाई। आप जानते हैं बाकी सारी प्रॉपर्टीज, ये मैलिएबल और डक्टाइल नेचर होता है, मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर होता है। मैलिएबल का मतलब होता है आप मैलिएबल और डक्टाइल का नेचर मतलब होता है आप मेटल को बीट करिए, बीट करिए और हैमर करने के बाद आप उसे चाहे तो पतली शीट, थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, या ड्रा करिए, खींच करके आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, पुराने जमाने में हम लोग पट्टी वाला आता था तो पट्टी खींच के वो निकालता था तो वो वायर बना देता था। जब पट्टी खींच के निकाल के वो हम लोग को खिलाता पिलाता था, उसे फूल बना के देता था, तो अगर वो खींचता था तो खींचने पर वो पतले 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 रेसे टाइप के निकल जाते थे और खाने में भी काफी टेस्टी होते थे। आजकल तो ये सब मौका नहीं मिल रहा है, सब दिखता ही नहीं। अब तमाम तरह के नए नए खाद्य पदार्थ आ रहे हैं जिसको हम लोग खा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ हैं आपके मेटालिक सॉलिड हैं, और जितने भी एग्जाम्पल हैं इसके, ऑल मेटल्स आर एग्जाम्पल। जैसे कॉपर हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, Pt हो गया, आयरन हो गया, जितने मेटल हैं, मेटल, ऑल मेटल्स आर एग्जाम्पल। ठीक है भाई, तो ये मेटालिक सॉलिड हुआ। नेक्स्ट आइए कोवैलेंट सॉलिड। लास्ट है आपका सॉलिड में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। चौथा है कोवैलेंट सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है कोवैलेंट, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बने। कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब दो एटम्स हों और दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तो वहां पे पोलैरिटी क्रिएट होगी। तो इसको सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो नॉन मेटालिक एटम होंगे। नॉन मेटालिक एटम, इसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल मेटल इन नेचर ना, ठीक है, नॉन मेटालिक एटम्स होंगे। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल नॉन मेटालिक एटम्स है, हेल्ड टुगेदर बाय, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, इसकी एक खासियत ये होती है कि इसमें जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, और कोवैलेंटली बॉन्डेड होने के बाद ये 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है। कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स joined together to form 3-dimensional network structure that is also called giant
मॉलिक्यूल। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है भाई, इसमें कार्बन का एग्जाम्पल अभी लेंगे, डायमंड ग्रेफाइट में बताएंगे आपको। तो इसमें क्या होता है, नॉन मेटेलिक आइटम्स जो है एक दूसरे से कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, और कोवैलेंटली बॉन्डेड होने के बाद ये ऐसा नहीं कि अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को एक्सपैंड करते हैं और पॉलीमेरिक इन नेचर, पॉलीमर की तरह बनाते हैं, पॉलीमेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये ज्वाइंट होंगे एक दूसरे से तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट का मतलब जोड़ करके काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लें, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल। अब आप देखिए, जब जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये हार्ड भी हो जाएंगे, हार्ड इन नेचर, हार्ड भी हो जाएंगे। हार्ड इन नेचर होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जब नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिक हाई होगा, और ये आसानी से लिक्विड में भी कन्वर्ट नहीं होंगे, तो हाई एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बहुत ज्यादा होगा। इनका जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जिसे हम लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल अगर आप देखिए, सिलिकॉन कार्बाइड सुना होगा, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोरंडम। आपने सुना होगा डायमंड, आपने सुना होगा ग्रेफाइट, आपने सुना होगा एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, आपने सुना होगा सिलिका, SiO2। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग जो है कोवैलेंट सॉलिड में ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में थोड़ी बहुत जो है हम लोग जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी पुटअप आपसे किया जाता है, ज्यादातर डायमंड और ग्रेफाइट में क्या कैसे। तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट को ऑब्जर्व करें, साइड साइड में लिख लेते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। अगर आप डायमंड की बात करते हैं तो आपको मालूम नहीं होगा ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, बोथ आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसे हिंदी में कहते हैं अपर रो। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसको आप ऑब्जर्व करेंगे और एलोट्रॉप्स को सीधे सीधे डिफाइन करते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। क्योंकि ये कार्बन से डायमंड भी बना हुआ है और कार्बन से ही ग्रेफाइट भी बना हुआ है, तो दोनों डिफरेंट फॉर्म हो गए किसके, सेम एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे डायमंड का स्ट्रक्चर अलग होगा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अलग होगा, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। यानी किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व का जो है अलग अलग फॉर्म जिसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। यहाँ डायमंड की बात हम लोग कहते हैं। डायमंड में आप जानते हैं ये भी कार्बन से ही बना है, तो यहाँ जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और यहाँ जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। मतलब क्या, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन
और चारों इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और जब चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो बट नोन आप जानते हैं कि जब 4 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो कार्बन सेंटर में और 4 कार्बन जो अदर 4 कार्बन होंगे वो टेट्राहेड्रल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, टेट्राहेड्रल कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। यानी आप इसको अगर इस तरह से अरेंज करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसे होगा। ये इस तरह से, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ये हो गया और ये सेंटर में इस तरह से प्रेजेंट करेगा। तो इसको हम लोग टेट्राहेड्रल का व्यवस्था दिखा सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉर्नर में रहेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो कार्बन है जो ज्योमेट्री बनाएगा उसका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। और यहाँ ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट में कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने की वजह से ये नॉर्मली जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा और वही एक इलेक्ट्रॉन ये पूरी ग्रेफाइट लैटिस में डीलोकलाइज करेगा, डीलोकलाइजेशन शो करेगा। डीलोकलाइजेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा और दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से मिल करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, लेकिन वो स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है, अगर आपको याद हो कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो बेंजीन में भी पाया जाता है। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोन होता है। तो इसका मतलब इसमें जो कार्बन होगा वो कैसा अरेंजमेंट शो करेगा, हेक्सागोनल शो करेगा, हेक्सागोनल। यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप रहेगा और वहां पे हेक्सागोनल रहेगा। अब इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपने बताया, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, चारों हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और चारों इलेक्ट्रॉन जब कंज्यूम हो गया तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस में प्रेजेंट नहीं, और लैटिस में अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। कौन, डायमंड। डायमंड जो है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और ये जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, आपने बताया ना कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में 3 ही तो बॉन्ड बना रहा है sp2। एक जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग कह रहे हैं ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, ये हो गया। आपको मालूम है यहाँ पे जब ये डायमंड में कार्बन जब इस तरह से एक दूसरे से जोड़ते हैं टेट्राहेड्रली, तो वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते जाते हैं और इस स्ट्राइकिंग की वजह से 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक के ऊपर ऐसे टेट्राहेड्रल आपने देखा, फिर उसके ऊपर टेट्राहेड्रल बनेगा, फिर ऐसे टेट्राहेड्रल, साइड में टेट्राहेड्रल, हर कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करेगा। तो इस वजह से प्रत्येक कार्बन डायमंड में जब टेट्राहेड्रल बनाएगा तो ढेर सारे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएंगे और जब वो सब इकट्ठा होंगे तो वो इकट्ठा स्ट्रक्चर जो कहलाएगा वो जॉइंट स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो यहाँ पे जो डायमंड है, डायमंड में कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करके टेट्राहेड्रली joined another carbon and form joint or 3D network structure। और इसमें जो बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट
हाई, लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस होता है डायमंड का। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा यहां पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। ठीक, कार्बन एक दूसरे से ज्वाइन होंगे और हेक्सागोन रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। आपको आइडिया होना चाहिए कि यहां पे जो कार्बन कार्बन का जो डिस्टेंस, ये देखिए, इसमें कार्बन एटम हेक्सागोनली ज्वाइंट होंगे, हेक्सागोनली ज्वाइंट होंगे और ज्वाइंट होने के बाद एक दूसरे के साथ फॉर्म लेयर्ड और सीट स्ट्रक्चर, लेयर और सीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन करते हैं, लेयर और सीट स्ट्रक्चर, और उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स जो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो लगभग 340 पिकोमीटर होती है। ठीक, और लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, इनके बीच में लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस कैन नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन लेयर्स। ठीक, तो अगर इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं रहेगा तो वह ऑटोमेटिक है, वो लेयर्स क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। इस चीज को अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, स्लाइड, hence they can slide over each other। इसी वजह से ग्रेफाइट की जो हेक्सागोन लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है। स्लाइड करने की वजह से ही ये स्लिपरी नेचर होता है। जैसे आपने कभी टच किया हो अगर, तो आपने गौर किया होगा कि जो है पेंसिल की बात करिए, पेंसिल के निब को अगर टच किया होगा तो काफी चिकना महसूस होता है, सॉफ्ट, अच्छा लगता है। उसका कारण क्या होता है, जो लेयर्स होती है, जैसे ये हेक्सागोन की लेयर है, दो हेक्सागोन की लेयर है, अगर दो हेक्सागोन की लेयर है तो इसको, इस लेयर को हम टच करेंगे तो चूंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना हमने बताया, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लगभग 340 पिकोमीटर है। लार्ज डिस्टेंस होने के बीच में इनके बीच में वीक डिस्पर्जन फोर्स लग रहा है, वीक डिस्पर्जन फोर्स लग रहा है। तो जब इस लेयर को हम टच करेंगे तो ये स्लाइड करेगा, हाथ के साथ ये स्लाइड करेगा, और इसके स्लाइड करने की वजह से ही इस, ये हेक्सागोन लेयर है, ये हेक्सागोन लेयर है, ये हेक्सागोन लेयर जब एक दूसरे के साथ स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं और कह सकते हैं कि स्लिपरी इन नेचर होगा। ग्रेफाइट जो होता है ये स्लिपरी इन नेचर होता है, स्लिपरी इन नेचर होता है। और आप जानते हैं स्लिपरी इन नेचर होने की वजह से ही इसे हम लोग लुब्रिकेंट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड एज लुब्रिकेंट, हम लोग इसको लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल सुना होगा आपने, तो लुब्रिकेंट के रूप में इस्तेमाल करने का मतलब यही है कि जब दो मेटेलिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करें तो उनके बीच में जो नॉकिंग की प्रॉपर्टी है उसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, लुब्रिकेंट मिलाते हैं। जैसे घर्षण होता है, उस घर्षण को कम करने के लिए आप लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलाते हैं। जैसे आप चल रहे हैं तो आपके और सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए अगर तेल गिरा दिया जाए तो आप स्लिप करना शुरू कर देते हैं। तो वही तेल का काम जो है वो कौन कर रहा है, ग्रेफाइट कर रहा है। ठीक, और इसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ये भी हाई होता है और लगभग
3500 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट ये होता है। आप जानते हैं ये लेयर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जैसे हमने आपको बताया कि इसकी डेंसिटी हाई होती है। अब आइए डायमंड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, हाई डेंसिटी, क्योंकि आपने बताया स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसमें आइटम्स जो होते हैं एक दूसरे से क्लोजली कंपैक्ट होते हैं। लेकिन यहां पे इसकी जो डेंसिटी होती है ग्रेफाइट की, इसकी डेंसिटी लो होती है, और लो डेंसिटी होने का कारण भी है। लो डेंसिटी होने का क्या कारण है? इसमें जो लेयर्स पाई जाती हैं उन लेयर्स के बीच में स्पेस पाई जाती है। वैसे हमने बताया 340 पिकोमीटर के रेंज में एक दूसरे से लेयर अलग अलग रहते हैं, तो स्पेस होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है? लो, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस बिटवीन लेयर्ड स्ट्रक्चर में लार्ज डिफरेंस होने की वजह से ऐसी सिचुएशन यहां पे होती है। इसमें जो कार्बन है sp3 हाइड्रेशन शो कर रहा है, तो लगभग 109 डिग्री 28 मिनट शो करेगा, और इसमें कार्बन जो है चूंकि sp2 है तो इसमें जो एंगल होगा वो 120 डिग्री की रेंज में दिखाई देगा। इसमें जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन का स्ट्रक्चर में कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर होता है, और वहां लेयर स्ट्रक्चर आपने बताया था, तो लेयर स्ट्रक्चर भी इस तरह से बताया था। और जो कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस होती है रिंग में, बॉन्ड डिस्टेंस इन रिंग डीलोकलाइज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और ये होती है 142 पिकोमीटर। ये आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से रिलेटेड थे। इतना पढ़िए आप, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। थैंक यू।